हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉलिटी के सीरीज़ में, जिसमें हम पॉलिटी के कुछ कोर एरियाज़ जो बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, उसे हम बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने लाएंगे। ठीक है। और देखिए दोस्तों, जेपीएससी के पेपर 1 में 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली पॉलिटी से रहते हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोर बहुत अच्छे से आप कर लेते हैं, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं आप 6 से 7 क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, 6 से 7 क्वेश्चन यानी 12 से 14 मार्क्स। ठीक है। अब पॉलिटी में कई क्वेश्चन हार्ड भी रहते हैं। ठीक है। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे इजी रहेंगे, कुछ हार्ड भी रहेंगे 3-4। अब 3-4 हार्ड के चलते आप 6-7 आसान क्वेश्चंस को मिस ना करो, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें आपको हम बहुत आसान भाषा में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, ताकि आपके प्रिपरेशन में हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पिछले बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोगों को कुछ बताए थे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक बात है, इसे क्या है, इसका क्या महत्व है, प्रियम्बल क्या होता है। ठीक है। कब बना, कब अडॉप्ट किया गया इंडिया में, तो इन सब बातों के हमने डिस्कस किया है। और क्या जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पीटी में क्वेश्चन इससे बन सकता है, वो उसके बारे में आपको बताया हूँ। आप देख लेना दोस्तों। अब इसका ये पार्ट 2 है। अब ये पार्ट 2 आ गया दोस्तों। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे अमेंडमेंट की दोस्तों। अमेंडमेंट, ये आप बहुत सुनते होंगे, है ना। अमेंडमेंट, इसे हम हिंदी में संशोधन कहते हैं। संशोधन। आप देखे होंगे दोस्तों कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बीपीएससी, जेपीएससी में, या फिर आप यूपीएससी भी देख लीजिए, अमेंडमेंट पे कई सारे सवाल बनते हैं दोस्तों। ठीक है। जेपीएससी में आपको बता दूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 वाला एक क्वेश्चन आप देखिए। एंटी डिफेक्शन एक पूछा गया। एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल जो है दोस्तों, बदल दल बदल जो है कौन से अमेंडमेंट में, कौन से संशोधन में भारतीय संविधान में डाला गया। ठीक है। तो इसलिए आप अमेंडमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। और अमेंडमेंट बहुत ईजी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताते हैं, अभी तक पिछले 70 साल में भारत की आज़ादी से 104 बार ही संविधान जो है वो उसमें अमेंडमेंट आया है। ठीक है। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में आया है। ठीक है। तो आप देखिए 104 बार ही बदला है। ठीक है। उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, लास्ट अमेंडमेंट 2020 में है। ठीक है। अब आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, अब 104 आप तो याद नहीं ना करोगे दोस्तों, है ना। जेपीएससी के एक क्वेश्चन के लिए आप 104 तो याद नहीं करोगे। तो आपको कुछ मैं 5 से 6 इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बस उसको पढ़ के चल जाना दोस्तों। अगर क्वेश्चन बनेगा ना बेसिक एग्जाम में, तो उससे बनेगा। अगर कुछ हार्ड दे दिया तो आप देखिए, कई लोग तुक्का मारेंगे, आप भी तुक्का मार देना, है ना। लेकिन हमें कम से कम कुछ कोर एरिया में कमांड कर लेना। तो अब देखिए, मैं 5-6 आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला आता है फर्स्ट अमेंडमेंट। ये ठीक आज़ादी के आप देखिए 2-3 साल बाद ही, जैसे 1950 में ये लाया गया था। ठीक है। इसमें क्या ऐड हुआ गया, 9th शेड्यूल। आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, जब संविधान बना तो हमारे पास सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, 9वां जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट से ही डाला गया। ठीक है। बस आप लिखते रहिए दोस्तों। ठीक है। अगर इन इजी आप बस देखिए, वन लाइनर आप एकदम याद कीजिए। ठीक है। अब आपको अभी आपके पास टाइम नहीं है 40 दिनों में कि आप समझने बैठिए सारा चीज़। ठीक है। बस आप वन लाइनर याद कीजिए। अभी आपको शेड्यूल के बारे में बताएंगे, चिंता ना करें। ये फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल डाला गया। ठीक है। आप नोट्स भी बनाते जाएँ साथ साथ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वैसा नहीं आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको करना है वो है 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन देखिए, इंदिरा गांधी के समय आया था। ठीक है। इंदिरा गांधी के समय आया था। इसमें क्या था दोस्तों, 42nd में, ये बहुत ही ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप पूछे कि मैं सारे अमेंडमेंट्स में कौन से अमेंडमेंट पढ़ के जाऊँ, तो मैं कहूँगा सिर्फ 42nd पढ़ के जाओ। अगर आप पूछेंगे ना कि सिर्फ एक पढ़ना, मैं कौन सा पढ़ूँ, मैं कहूँगा 42nd। ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। 42nd में कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 प्रोविजन है दोस्तों, उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है। आप एक बार आप नोट्स बना लेना दोस्तों। ठीक है। इन डेप्थ एक बार देख लेना, गूगल में, विकीपीडिया में, कहीं भी आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक जो नया चैप्टर है, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये ऐड किया गया, डीपीएसपी में कुछ नए आर्टिकल्स ऐड किए गए। ठीक है। प्रेसिडेंट के पावर में कुछ बदलाव किए, तो इस टाइप के कुछ चीज़ें आप देख लेना। ठीक है। आप ज़रूर पढ़ लेना 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद 44th आप देख लेना। 42nd में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे बड़े बदलाव किए गए जो बाद में सूटेबल नहीं लगा, तो इसलिए 44 में हमने उनको थोड़ा बदल दिया, वो आप देख लेना, छोटा सा ही है, देख लेना बस। ठीक है। उसके बाद 44th के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 52nd, 52वां। इसी में दोस्तों दल बदल कानून जो है वो लाया गया, याद रखना। ठीक है। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ।
एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो 61वां, इसमें जो है लोकसभा का इलेक्शन में जो वोटिंग जो एज मिनिमम होता है वो 21 साल से घटा के उसको 18 साल कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेना। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है 65वां। इसमें दो नए बॉडी बनता है, ये ऑर्गेनाइजेशन या आप कहिए या इंस्टीट्यूशन कहिए वो बना। एक है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दूसरा है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट। ये दोनों संविधानिक बॉडीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस धारा में जेपीएससी पूछ सकता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, कितना मेंबर बॉडी, ये सब पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे, चिंता ना करें। उसके बाद 65th का जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 73rd और 74th। आप जानते ही होंगे दोस्तों, ठीक है। 73rd और 74th इसलिए इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि 73rd में पंचायती राज लाया गया, पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज और इस 74th में इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है। आप जानते होंगे कि पंचायती राज हमारे सिलेबस में अलग से लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बताई और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो आप इसकी भी चिंता ना करें, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दें, बस आप अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। तो उसके बाद 73rd 74th के बाद 101st, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पोटेंशियल है इसका आने का, क्योंकि इसमें जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ एक्ट में बदलाव, ये 2017 में आया था दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम में देखिए जीएसटी आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना होगा कि जीएसटी ऐसे पूछ लेगा कि जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल क्या है, ठीक है। इसकी जो चेयरमैन होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर होती है, ठीक है। अभी जो निर्मला सीतारमन जी हैं, मतलब पूछ देगा कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, याद रखना आपको फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जीएसटी से बन सकते हैं। उसके बाद 102nd आप पढ़ लेना। 102nd में क्या, एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक नया इंस्टीट्यूशन बना, एंड नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। एसटी के लिए बना था, एससी के लिए बना था, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 102nd में बन गया, ठीक है। उसके बाद 103rd, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया, पता ही होगा आपको, ठीक है। ये 103rd में हुआ। उसका लास्ट जो अभी तक हुआ वो 104 या आखिरी अमेंडमेंट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, बस मैं आपको बता दूँ ये SC ST से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब इनकी जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए इंक्रीज़ हो गई, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 103 तक इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों, ठीक है, हम अमेंडमेंट देख चुके हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊं कि इसे आप जो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं ना दोस्तों, कि कितना हम कम इनपुट से कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, ये हमारा कॉस्ट बेनिफिट। अगर मैं कहूँ कोई एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से सबसे सही आपका बैठता है, तो वो मैं कहूँगा शेड्यूल्स। आप थोड़े से मेहनत में दोस्तों, बस 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। 12 के 12 भी आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप पढ़ लो। आपका अगर क्वेश्चन आ गया 1 लाइनर पूछ देगा दोस्तों, आप मान के चलिए कि शेड्यूल 5th एंड 6th शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, 10th शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, 11 और 12 शेड्यूल में क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है शेड्यूल्स के ऊपर, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल बताता हूँ, बस वो आपको पढ़ लेना, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल, इसमें यूनियन एंड टेरिटरीज़ के बारे में जिक्र है। यूनियन एंड टेरिटरीज़, इंडिया के यूनियन एंड टेरिटरीज़, कितने यूनियन है कितने टेरिटरीज़ हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं, 29 था, 28 हो गया दोस्तों, है ना। और कितने यूनियन टेरिटरीज़ है, इस टाइप की बातें जो है यूनियन टेरिटरीज़ में दिया गया है, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज़। अब जैसे दोस्तों हम आपको फर्स्ट शेड्यूल जो बताएं, तो इसी समय एक और बात बताता हूँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लीजिए क्योंकि पूछ सकता है एग्ज़ाम में। देखिए अभी इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं, तो वो है 28 स्टेट्स, ठीक है। 28 स्टेट्स, 29 था, पर जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया, याद रखिएगा, पूछेगा आप तो 28। इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश, दोनों का डिफरेंस आपको कभी विस्तार से बताएंगे दोस्तों क्या होता है डिफरेंस। तो ये है टोटल 8, ठीक है। इसमें आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। पहला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरीज़, 2 अलग अलग मतलब बनाए गए हैं, पहले स्टेट था, ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बट गया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दमन एंड दीव, दमन और दीव है दोस्तों, एक और है आपका यूनियन टेरिटरी दादरा और नगर हवेली, ये दोनों जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं
केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए दोस्तों, क्या पता पूछ दे। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद आपको याद रखना है फोर्थ अमेंडमेंट, सॉरी फोर्थ शेड्यूल, अमेंडमेंट नहीं दोस्तों, सॉरी शेड्यूल, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल उसके बाद आपको याद रखना है। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा के बारे में है, ठीक है। राज्यसभा में के सीट्स कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, उतना डीप आपको नहीं जाना है, बस आप याद रखें राज्यसभा के बारे में। अब एग्ज़ाम में जैसे अगर आपका दूसरा शब्द का प्रयोग कर सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट, तो इसमें भी आपको इसे यही टिक करना है, काउंसिल ऑफ स्टेट ही को राज्यसभा कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे पार्लियामेंट के चैप्टर में, ठीक है। तो ये देख लेना है। उसके फोर्थ के बाद आपको फिफ्थ और सिक्स्थ देखना है, ठीक है। पाँचवा और छठा इसमें ट्राइबल्स के बारे में जुड़ा है दोस्तों। झारखंड एक ट्राइबल पॉपुलेशन वाला देश था। यहाँ का जो ट्राइबल है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं झारखंड में। तो आपको कम से कम ये तो पता रहना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के में जो है वो ट्राइबल्स के बारे में जुड़ा है, ऐसे के जुड़ा ट्राइबल एरियाज़, आप कह सकते हैं ट्राइबल एरियाज़ और शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में। याद रखिए ट्राइबल्स के बारे में, ठीक है। एक और फैक्ट दोस्तों मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूँ कि एक है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, केंद्र में होता है, ठीक है, मोटा, इसे आप वो वाला मोटा मत समझना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो इसके जो अभी मंत्री है वो अर्जुन मुंडा है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्या पता पूछ दे एग्जाम में, है ना, कौन है इसके मिनिस्टर, अभी अर्जुन मुंडा है, याद रखिएगा, केंद्र में। उसके बाद आपको याद रखना है सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें शक्ति का विभाजन जिसे आप कहते हैं, या डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, यानी आपको बता दूं कि सेवेंथ में क्या दिया है कि केंद्र या सेंटर किस सब्जेक्ट्स पे अपना कानून बना सकता है, स्टेट्स, ठीक है। यही तो है दोस्तों डिवीजन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड कर दिया गया है दोनों में। ये चीज़ हम किस में पढ़ेंगे जानते हैं दोस्तों, संघवाद में, संघवाद में, ठीक है। जो फेडरलिज्म हम पढ़ेंगे ना, फेडरलिज्म, संघवाद, उसमें हम यही पढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म अगर एक लाइन अगर आप हमसे पूछेंगे ना, उसका मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर। ये हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता ना करें। तो सेवन्थ आप देख लिए। नाइन्थ में आपका नाइन्थ भी कई बार पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट अमेंडमेंट में, पहला संविधान में जोड़ा गया। तो ये आप देख लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं पूछेगा, बट पूछ देगा कि किस अमेंडमेंट से जुड़ा, कौन से ईयर में जुड़ा, ये पूछ सकता है नाइन्थ में, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है टेंथ, टेंथ शेड्यूल, ठीक है। टेंथ शेड्यूल जो है, टेंथ शेड्यूल आपका एंटी डिफेक्शन, दल बदल से रिलेट करता है, ठीक है, दल बदल से, दल बदल, तो ये शेड्यूल। और टेंथ के बाद बस दो और है, 11वां और 12वां। 11 पंचायत से रिलेटेड है कि पंचायत किस किस विषय में अपने शक्तियों में कानून अपना बना सकता है, और 12 में म्यूनिसिपैलिटी जो है, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल जो है नगर पंचायत वगैरह जो होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़, जो याद रहे 72वां, सॉरी 73वां एवं 74वां जो संविधान संशोधन में ऐड हुआ, याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज मत करना। पंचायत जो है 73rd और 74th, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, इन दो अमेंडमेंट में ऐड किया गया संविधान में, जो 1992 के आसपास हुआ था, ठीक है। पर किस शेड्यूल में है, तो 11 और 12, ठीक है, लास्ट, सेकंड लास्ट दो शेड्यूल है जो, उसमें पंचायत, इन दोनों में कंफ्यूज मत करना दोस्तों, ये अमेंडमेंट है, ये शेड्यूल है, दोनों का मतलब आप जानते हैं अच्छी तरह से, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे CNT SPT में शेड्यूल होता है ना दोस्तों, वही शेड्यूल है ये संविधान का, और अमेंडमेंट अलग चीज़ है, ये होता है बदलाव, ठीक है। दोस्तों एक और चीज़ आप 2 मिनट में बस सुन लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखिए, दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो देश में काम कर रहे हैं। एक होता है संविधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, जो संविधान के बारे में बताया, ये सुप्रीम लॉ है, लॉ, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे बड़ा कुछ नहीं। एक होता है नॉर्मल लॉ, जो संसद के लॉ या संसद के एक्ट से बना हुआ जो रहता है, वो ये उतना सुपीरियर, इससे इससे ये सुपीरियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये संसद ने बनाया है। तो आपको तो मैं बताएं दोस्तों, संसद ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, संविधान ज़्यादा ज़रूरी है, संसद नहीं है। संसद, संविधान बाप है ना, तो संसद बेटा है, आप बस इतना याद रखो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं देश में। आप देखिए दोस्तों, JPSC आप क्रैक कीजिएगा तो आप क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी में, आप स्टेट गवर्नमेंट के जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, उस पे उसके आप एक सदस्य बनेंगे, ठीक है, उसके आप एक पार्ट बनेंगे। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है, सरकारी आप सरकारी नौकरी की, अब सरकार के आप नौकर हैं, समझे, पब्लिक सर्वेंट।
पब्लिक के आप नौकर हैं, बस आप हमेशा याद रखिए, आपके लिए संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि संविधान किसने लिखा? पब्लिक ने लिखा। वी द पीपल, याद रहे, वी द पीपल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जिसका संविधान में जिक्र किया गया दोस्तों, बस वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, बस आप इतना याद रखिए। जैसे इलेक्शन कमीशन का किस आर्टिकल में, 314वां आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है, 380 में फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का जिक्र है, ठीक है। तो इन सब टाइप की जो बॉडीज़ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों आने वाले वीडियोस में। इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक संवैधानिक बॉडी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या पूछ सकता है, बस सिंपल सिंपल फैक्ट पूछ सकता है कि इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। जो अध्यक्ष कौन अपॉइंट करता है, कितने मेंबर का बॉडी है, 4 मेंबर दे देगा ऑप्शन, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ऐसे करके। उसके बाद पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में, ठीक है। तो वो सब आपको मैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे जब। तो और दूसरा होता है, एक होता है जैसा कि पता है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है जो लॉ या एक्ट से बना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूट मतलब लॉ होता है, तो स्टैच्यूटरी, कई बार आप सुनेंगे ना, स्टैच्यूटरी बॉडी है, जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्टैच्यूटरी क्या होता है मैं बताता हूँ। जो संसद के एक्ट, संसद के कानून से जो एक्ट बॉडी बना है ना, वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। जैसे अगर मैं झारखंड की बात करूँ, झारखंड की एक स्टैच्यूटरी बॉडी का आप नाम बताइए। मैं आपको बताता हूँ, झारक्राफ्ट, याद रहे। झारक्राफ्ट 2006 में जो बना था, ये क्या, एक झारखंड के जो विधानसभा है, झारखंड का जो विधानसभा है, उसके द्वारा ये एक एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया। तो ये अंतर है कॉन्स्टिट्यूशन और इससे। अब स्टैच्यूटरी में आपको पेपर वन में क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन ऑफ वुमेन, इसके बारे में पूछ सकता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो आरटीआई एक्ट के तहत 2005 में ये बॉडी बना था, इसके बारे में पूछ लेगा। सबके बारे में बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, आपको कोई आपका क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, अब मैं ख़त्म इस बात से करूँगा दोस्तों आज का ये वीडियो, कि देखिए, हार और जीत ये हमारे सोच पे निर्भर करता है, ठीक है। हमारे सोच पे निर्भर करता है। अगर मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है, ठीक है। तो जेपीएससी में यही बात याद रखिएगा दोस्तों, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। थैंक्स दोस्तों, जोहार झारखंड, बाय।